अब हम चलते हैं इस सेशन के एक और बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ, जो मैं समझता हूं कि अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इस सेशन को पर्सनली इस डिस्कशन को बड़ा पसंद करता हूं, और जितना मैं इस डिस्कशन को पसंद करता हूं, स्टूडेंट्स इतना ज्यादा ही इसे नापसंद करते हैं, कहते हैं सर ये क्या आपने बातें शुरू कर दी हैं। ये चीजें मैं ये समझता हूं कि अगर बच्चों को बता दी जाए और बच्चे ध्यान से काम करने वाले हों तो उनको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। और वो ये है कि स्टूडेंट कैफ में आखिर क्यों फेल होते हैं। मैंने अपने एजुकेशन का जितना एक्सपीरियंस है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी टीचर्स हैं, उन सब टीचर से मैंने जो डिस्कशंस की, उन सब से जो मुझे जो बातें पता चली रिगार्डिंग द रीजंस ऑफ फेलियर के स्टूडेंट्स कैफ में क्यों फेल होते हैं, वो एक एक करके अब आप लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहली जो रीजन है वो है जी सिलेक्टिव स्टडी। स्टूडेंट्स शुरू में बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड लेकर चलते हैं, क्लासेस नहीं लेते, क्लासेस बंक करते हैं, क्लासेस को कहते हैं अच्छा जी चलें ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने एफएससी में भी लास्ट में जाके एंड पे जाके कर लिया था। हम लोगों ने आखिरी 3 महीने पढ़ा था तो हम लोगों ने एफएससी कवर कर ली थी, तो वो इस तरह से हम सीए में भी ऐसे ही कर लेंगे और हम लोग बहुत इजीली एंड पे जाके चीजें कवर कर पाएंगे। तो जनाब ये सीए है, ये एफएससी नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात ये है कि एफएससी में आपके पास 1 साल का टाइम होता है हर ईयर, मतलब पूरा 1 साल का सेशन होता है, और उसमें यू कैन अफोर्ड कि आप 2-3 महीने जाया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए वीक, आप एक वीक भी जाया नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बात सिलेक्टिव स्टडी की हो रही है और आप वीक जाया करने की बातें करना शुरू कर दें। देखें होता ही है कि हम 6 महीने में से 3 महीने जाया कर चुके होते हैं, ठीक है, और उस वक्त तक हमारी 2 महीने की क्लासेस भी गुजर चुकी होती हैं और 2 महीने की क्लासेस रह चुकी होती हैं। तो उस वक्त स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि क्या करें, तो फिर उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दें जिनको हम करें तो कवर कर सकें। देखें पूरा सिलेबस तो हम नहीं कर सके, मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, मेरा ये इशू था, मेरा वो इशू था, इस तरह के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना बच्चे शेयर करते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि आप अपना सिलेबस पूरा 100% कवर नहीं कर पाते हैं। और बकौल आईकैप ने बताया है कि तकरीबन 80 से 85% ऑफ द एरियाज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि आपके सिलेबस में से इतने परसेंट चीजें कवर कर ली जाती हैं। तो जो बच्चा जिसने सेलेक्टिव स्टडी की है तो उसका लाजमी तौर पे पेपर जो है उसमें कोई ना कोई सवाल ऐसा जरूर होगा जो कि उसने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे उसने वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले मार्क्स जो हैं वो जाया कर दिए। अब लेट्स सपोज कि आपने 20 नंबर का एरिया जो है वो नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि आपने अब 100 में से 50 नंबर हासिल नहीं करने हैं, बल्कि 80 में से 50 नंबर हासिल करने हैं। इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। तो सिलेक्टिव स्टडी एक बहुत बड़ा इशू है। सेलेक्टिव स्टडी से मुराद ये है कि हम पूरे टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं, हम थोड़े से टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, और जो बच्चे ऐसे करते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं। दूसरी चीज, इल प्लानिंग। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत गलत होती है, आपकी प्लानिंग बहुत खराब होती है। आप अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग ऐसे करते हैं और टेंशन ही कोई नहीं है, अभी हम लोग सेशन एंड पे जो है ना वो बैठेंगे 2 महीने पहले, 70 लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए हैं, रोजाना की बेसिस पे 2-2 लेक्चर्स पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। 60 लेक्चर्स अगर पढ़े हैं रोजाना 2 लेक्चर्स, ये तो काम ही कोई नहीं है, 2 महीनों में हम लोग इसको कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात ठीक नहीं है। जब हम लोग जितने बड़े सेशन की प्लानिंग करेंगे, अगर मैं 5 सालों की प्लानिंग करूंगा तो वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है जी, मुझे चाहिए कि वो मैं इसको तोड़ दूं अपने वीक्स के अंदर, कि पहले वीक में मैं ये काम करूंगा, दूसरे वीक में ये काम करूंगा, तीसरे वीक में ये काम करूंगा, और हर वीक की प्लानिंग को तोड़ दें डे वाइज प्लानिंग में। जब हम लोग प्लानिंग डे वाइज नहीं करेंगे तो हमारे पास मार्जिन होगा कि हम इस मार्जिन के दौरान में गलतियां कर सकते हैं। तो ये जो इल प्लानिंग है ये आपको बहुत ज्यादा खराब करती है। हम लोग लास्ट मंथ की तरफ ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को शिफ्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी ये लास्ट मंथ में हम प्रिपरेशन करेंगे, उससे हमें ये फायदा होगा कि हम उस वक्त फोकस से पढ़ेंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे, आना जाना भी छोड़ देंगे, घर के जो भी काम है वो भी छोड़ देंगे, और जो नाई के पास जाना भी छोड़ देंगे। हम लोग जो है ना वो एंड पे एक ही दफा
जो बाद में हजामत बनवाएंगे, फ्रेश लुक निकलेगी एग्जाम के बाद, उससे पहले जो है ना वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। लास्ट मंथ में हम इतना प्रेशर डाल चुके होते हैं कि लास्ट मंथ जो हमारा रिवीजन का टाइम होना चाहिए वो हमारा प्रिपरेशन ही हम उसमें कर रहे होते हैं। और एग्जाम से पहले अक्सर लोगों का यही डायलॉग होता है कि अगर 2 दिन मजीद मिल जाते इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में तो हमने जो है वो अन्नी पादनी थी। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि वो प्लानिंग ठीक से नहीं करते। ज्यादा फोकस आप लोगों का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पर होता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने टोटल 8 पेपर पास करने हैं, जिनमें से कमोबेश आपके 3 पेपर तो फुल फ्लेज थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, और बी लॉ, सी लॉ और ऑडिट, और बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपका काफी ज्यादा है, जैसे एमएफए और टैक्सेशन है। तो इन एरियाज में बच्चे लैग कर जाते हैं, इन एरियाज में बच्चे उस तरह से फोकस ठीक से नहीं कर पाते, और अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पास कर जाते हैं और उनके जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं वो रह जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज भी नहीं करनी चाहिए। फिर एक बहुत बढ़िया इशू जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिटन टेस्ट में पार्टिसिपेशन ना करना बच्चे के फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है। हम लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जाम में जाके क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, हाउ टू राइट। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू के 2 पेजेस में उनकी राइटिंग बहुत प्यारी होती है, फिर जैसे जैसे आगे जाते चले जाते हैं आपकी राइटिंग भी गंदी होती चली जाती है, आपकी जो फोकस है वो भी खराब होता चला जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 3 घंटे के बैठ के पेपर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती, और फिर एग्जामिनर के जो नंबर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं, और एंड पे इवन एंड वाले सवालों में जो 5 नंबर का सवाल है उसमें से एक एक दो दो नंबर लेना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सारी की सारी जो रीजंस हैं ये आपकी टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से होती हैं, कि आपका एग्जाम में जो पेपर है वो नहीं आप ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। अब देखिए, फर्ज करें कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहें और किसी टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, तो फिर हम उस पेपर को कैसे पास कर लेंगे? ये तो ऐसे ही है कि जैसे क्रिकेट की कमेंट्री देख देख कर आपको क्रिकेट नहीं आ सकती। आप क्रिकेट का हर मैच देखें और आप देखें कि जनाब ये गली पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लेग पॉइंट है, आपको सारी चीजें पता हो, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट ना खेली हो तो आप क्रिकेट के ग्राउंड में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इवन आपको समझ नहीं आएगी कि गेंद कहाँ से गुजर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बहुत ही जरूरी चीज है। बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं क्योंकि एक टेस्ट सेशन के सिस्टम को भी ओवरसी कर रहा होता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि स्टूडेंट्स, लेट सपोज कि अगर हम लोग 12 टेस्ट स्टूडेंट से ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऑन एवरेज 2 या 3 टेस्ट दे रहे होते हैं। मैं एक ऐसे सिस्टम को रन कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंटली और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन की एक्टिविटी चलाता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेना है। और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट की टेस्ट की पार्टिसिपेशन आधी भी नहीं होती है। मैं एक और स्टेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम लोग पासिंग परसेंटेज निकालें उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 8 या 8 से ज्यादा टेस्ट दिए हैं, तो उन स्टूडेंट्स में पासिंग परसेंटेज मोर देन 95% है। यानी कि अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इट हैज ए डायरेक्ट कोरिलेशन विद योर परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम्स। अक्सर लोग तो ऐसा करते हैं कि जब वो फेल होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई, लास्ट टाइम 3 घंटे का पेपर तुमने कब दिया था? तो वो कहता है कि जनाब जो आई कैप के हॉल में बैठ के दिया था। बच्चों के हाथ थकना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी राइटिंग के बाद आप थोड़ा सा सर उठा के देखिए एग्जाम हॉल में, तो स्टूडेंट अपने हाथ दबाते हुए नजर आते हैं कि यार ये तो जो है हम लोगों ने इसको बहुत ही वक्त जाया कर दिया, और फिर उनकी राइटिंग भी बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है उसके बाद। अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है नॉट हैविंग इनफ रिटन प्रैक्टिस स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स। हमें पता ही नहीं होता है कि सवाल को टैकल कैसे करना है। हम सॉल्यूशंस को, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, डाटा प्रोवाइड किया गया होता है उसे मिस कर देते हैं, जो एग्जामिनर ने पूछा होता है हम उसी का जवाब नहीं दे पाते। आईकैप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है जिसे हम कहते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। किसी भी सब्जेक्ट के एग्जामिनर कमेंट्स जो है अगर आप वो ओपन कर लें तो इंसान की आंखें खुल जाएं, आप लोगों को लग समझ जाए कि एग्जामिनर बेचारा क्या कहता है। मुझे ये लगता है कि आईकैप ने एग्जामिनर को जो शीट्स दी हुई हैं, जिन शीट्स में वो अपने कमेंट्स लिखता है, वो वाली शीट्स जो है उन्होंने लेमिनेशन करा के दी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि एग्जामिनर बेचारा रो रहा होता है, ज़ारो कतार रो रहा होता है जब वो स्टूडेंट के लिए अपने कमेंट्स लिखता है, और वो शीट गीली हो जाती है। तो मैं इस चीज के ऊपर बड़ा बिलीव करता हूं कि उन लोगों को ऐसी शीट्स दी जाती हैं जो गीली नहीं होती हैं, और वो
उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी अजीब किस्म की बातें करते हैं कि एग्जामिनर बेचारा सर दे मारता है दीवार में। वो कहता है कि यार अब मैं क्या करूं। स्टूडेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में कामयाब नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता एग्जामिनर ने पूछा क्या है, बस वो वही चीजें लिख देते हैं जो कि उनके जहन में होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के फेलियर की, कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दुनिया जहान के जितने टीचर्स हैं उन सब टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, हर टीचर के नोट्स पकड़ लेते हैं, हैंड आउट्स, प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह इस तरह की चीजें पकड़ लेते हैं। जितनी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं उन सब किताबों को कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब बस ये जो सब्जेक्ट है ये आज के बाद मेरे हाथ से बच के जाने ना पाए। जब वो इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है तो उनको पता चलता है कि एक टॉपिक के ही इतने सवाल इकट्ठे हो गए हैं कि आप 2 महीने तक अगर वो सवाल करते रहे तो वो सवाल कंप्लीट नहीं होंगे। तो दिस इज अनदर वेरी डैमेजिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट टीचर के नोट्स हैंड आउट, सिर्फ ये सोच के कि यार इस टीचर ने कोई ऐसी बात ना बताई हो जो कि मेरे टीचर ने नहीं बताई है। ठीक है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी कि आप अपने टीचर से बदजन हो जाएंगे। जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि यार इस टीचर ने तो ठीक से पढ़ाया ही नहीं हमें। हर टीचर के नोट्स के अंदर कोई ना कोई किसी तरह का आपको एक ऐसा सवाल मिल गया कि जो आपसे नहीं हुआ, तो आपका का सारा कॉन्फिडेंस अपने टीचर के ऊपर, अपने कॉलेज के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूट और उसके ऊपर जितना भी उसका सिस्टम है उसके ऊपर से आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि लगेगा कि शायद पता नहीं हम हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि उसी स्टूडेंट उसी टीचर के पिछली क्लासेस में उसके बच्चों के मेरिट सर्टिफिकेट आते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इस चीज को भी समझना जरूरी है कि ये नहीं करना चाहिए। मैं टोटली इस चीज के खिलाफ हूँ। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि कोई भी टीचर जब अपने नोट्स बनाता है तो वो इस तरह से बनाता है कि वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कंसिडर किए जाएं। वो ऐसे नोट्स बनाता है जो इन इटसेल्फ कंप्लीट हो और उसके बच्चों को किसी और टीचर को फॉलो करने की जरूरत पेश ना आए। जब आपके पास हर टीचर के नोट्स है इसका मतलब यह है कि आप 5 टीचर से पढ़ रहे हैं, यानी कि आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको तंग करने की करेगी। ये चीज, ये हैबिट आपको कोई फायदा नहीं देगी। और सिमिलरली हर किसी से मशवरा लेना, हर किसी बंदे को रोकना, अच्छा पूछना, हाँ भाई बताओ तुम्हारा पेपर कैसे पास हुआ था। कुछ ऐसे साइंसदान भी होते हैं, कुछ ऐसे साइंसदान भी होते हैं, मैं साइंसदान नहीं कह रहा, मैं साइंसदान कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि यार ये तो बस सिर्फ पास पेपर को पढ़ने से पेपर पास हो जाता है। कुछ ऐसे अरस्तु भी होते हैं जो आगे ये कहते हैं कि जनाब ये सब्जेक्ट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले 4 टॉपिक्स कर लो आपका पेपर पास हो जाएगा। तो हर किस्म के बंदे से मशवरा लेना और सिर्फ उस बंदे का मशवरा फॉलो करना जिसमें आपको काम कम करना पड़े, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टीचर से मशवरा लें, टीचर कहता है बजाय भाई पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारी चीजें तैयार करो, जो सवाल मैंने दिया वो करो। हम कहते हैं सर आपको क्या पता। हमें उस अरस्तु के बच्चे के पास जाना है जिसने 4 टॉपिक तैयार किए थे और उसका पेपर पास हो गया था। पता नहीं उसने वाकई किए भी थे या नहीं किए थे और उसका पेपर किस तरीके से पास हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें वो चीज इजी लग रही है इसलिए हम उसकी जो है ना वो वाली सजेशन को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हर किसी से, हर स्टूडेंट से, हर बच्चे से, हो सकता है उसका अपने पेपर पास ना हुआ हो और झूठ मूठ में आपको कह रहा हो कि मेरा पेपर पास है, मुझसे मशवरा ले लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट बेस्ड आपकी शॉर्टकमिंग्स होती हैं जो आपके रेलेवेंट टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर जब उनकी ओरिएंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं तो वो आपको बताते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड शॉर्टकमिंग्स को कवर करना जरूरी है। मैं बहरहाल इसको समराइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की नेचर को ना समझना, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को ना समझना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली आपसे चाहता क्या है और ये क्यों आपको पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट को ये लगता है कि थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर जो है सिर्फ रट्टा बेस्ड पेपर है, इनमें रट्टा मार लो तो पेपर पास हो जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आपको ये नहीं पता होता कि जो नॉलेज आपने पढ़ी है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। अगेन दिस इज लिंक्ड टुवर्ड्स द रीजन कि आप लोगों की टेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है और एग्जामिनर बेचारा इसी बात के ऊपर रो रो के मर गया कि जनाब बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज हैं जिनको हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रिलाई करना पास पेपर के ऊपर कि यार चलो बस पास पेपर कर लिए तो हमारा पेपर पास हो जाएगा, दिस इज अनदर रीजन जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको तंग करती है। एग्जाम वाले दिन अंडर परफॉर्म करना, बहुत सारे बच्चों से जब मैंने पूछा हाँ भाई क्या रीजन है फेलियर की, तो उन्होंने कहा कि सर वो तो सारा कुछ ठीक है लेकिन एग्जाम वाले दिन हम लोग लेट पहुंचे थे एग्जाम हॉल में, जिसकी वजह से हमारे 10 मिनट जाया हो गए। एग्जाम वाले दिन आप लोग गलतियां करते हैं, एग्जाम में एग्जाम हॉल में टाइम पे नहीं पहुंचते, आप पिछली रात नींद पूरी नहीं लेते, आप सुबह खाना खा के नहीं जाते,
आप लेट पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में, इस तरह की चीजें। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर देने का दे दिया होता है उन्होंने और उसको डिस्कशन करने का टाइम गुजर चुका होता है, आप वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम में आप किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, कोई सवाल आपको लगता है कि थोड़ा सा सोचने से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसके ऊपर नहीं करते। तो यानी कि एग्जाम डे की बहुत सारी गलतियां होती हैं। वो जो 3 घंटे हैं, 3 आवर्स, आपने अपने पूरे 6 महीने इन 3 घंटों की प्लानिंग करनी है। इन 3 घंटों को तैयार करना है कि यहाँ पे इन 3 घंटों में आपने कैसे परफॉर्मेंस देनी है। आपने सारा कुछ किया, 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाने लगे उस दिन आपको पता ही नहीं था कि एग्जाम हॉल किधर है, और आपने किसी से पूछा, उसने आपको गलत रास्ता बता दिया और आपकी सारी की सारी जो प्रिपरेशन थी उसकी ऐसी की तैसी फिर गई। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जो कि एग्जाम डे पे आप लोग करते हैं। पेपर की चॉइस, सिलेक्शन, कि कौन सा पेपर, किस तरह के पेपर्स के साथ पढ़ना चाहिए, वो जो मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस बताई हैं अभी से थोड़ी देर पहले जिन स्लाइड्स के ऊपर, के जनाब वो ये चीजें ज़हन में रखें, ये वाला पेपर पहले लें, ये वाला पेपर बाद में लें, इन चीजों को आपने बिल्कुल एंड पे करना है। इस तरह की जो चीजें हैं जब आप शुरू में सोचते नहीं हैं तो आपको काफी नुकसान देती हैं। आप पेपर जब ठीक से चूज नहीं करते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन भी खराब होती है, और उन प्रिपरेशन की बेसिस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। ये जो जितने भी इश्यूज हम लोगों ने जिक्र किए हैं, इन सब को किस तरीके से सॉल्व किया जाए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सिलेक्टिव स्टडी हम लोगों ने कहा था, तो सिलेक्टिव स्टडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो सदेबाब है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जनाब आप सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन करें और साथ साथ में पढ़ें। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर कोई बताएं कोई बात, आप इतने बड़े टीचर हैं, बच्चों को इतना गाइड करते हैं, तो आप मुझे भी गाइड करें कि मैं कैसे पेपर पास करूं। तो मैंने उसे कहा कि यार आप रोज का काम रोज करें। तो उसने कहा सर ये क्या बात हुई, ये तो मुझे पहले ही पता था। मैंने कहा अगर पता है तो उसको फॉलो कर लें, बस मैं आपको यही मशवरा दूंगा, मैं आपको और कोई मशवरा नहीं दे रहा। ठीक है जी। तो सेलेक्टिव स्टडी को कवर अप करने के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़ें, और सेलेक्टिव स्टडी की तरफ हरगिज हरगिज ना जाएं, अपनी स्टडी को जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। डेली बेसिस पे पढ़ना, डेली बेसिस प्लान बनाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया और 1 घंटा पर सब्जेक्ट आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो 1 आवर पर सब्जेक्ट पर डे कीप्स द फेलियर अवे। वाह, ये एक अजीम कोट है जो कि मैंने खुद लिखी है। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो रेलिवेंट है कि 1 घंटा एक सब्जेक्ट डेली बेसिस पे आप लोग पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, क्लासेस के लेक्चर्स लेने के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज मोर देन, वे मोर देन सफिशिएंट। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि लास्ट मंथ में आपकी रिवीजन होनी चाहिए, प्रिपरेशन का टाइम नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि आखिरी महीने में पढ़ेंगे, आखिरी महीने में पढ़ना नहीं है, आखिरी महीने में आपने रिवाइज करना है। एप्लीकेशन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड जो पेपर्स हैं, इनकी अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं, इनकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। इनको समझें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिनमें आप, जिनकी वजह से आप फेल हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करें, चाहे आप प्रिपेयर हैं या नहीं है, आप लाजमी तौर पे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। भले जाके अपना नाम लिखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, वहां से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत सेल्फ फीडबैक है कि जब आपका टेस्ट होगा, आपका उसके ऊपर फेल लिखा हुआ नजर आएगा, तो दिस इज अ स्लैप बाय यू ऑन योर ऑन फेस। ठीक है जी। बजाय इसके कोई और बंदा आके आपको कहेगा तुम पढ़ते नहीं हो, जिससे आपकी जो है वो अना भी खतरे में आ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खराब होगी। तो जब आप खुद अपने आप को इस तरीके से टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी करेंगे और आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो जब आप टेस्ट के ऊपर बड़ा बड़ा सा आपको फेल लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो एक मोटिवेशन भी बनेगी। याद रहे कि ये जो फेलियर है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन आई कैप के एग्जाम्स के अंदर जो फेलियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने उसको कवर अप करना है। ठीक है जी। इफ यू वेट अंटिल यू आर रेडी यू विल नेवर गेट स्टार्टेड। वाह, क्या बात कर दी मैंने। बहरहाल आपको समझ आ गई है मैं ये क्या बात करना चाह रहा था। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपने ही टीचर के नोट्स को फॉलो किया जाए, और बहुत सारे लोगों से सजेशन लेने से बाज आया जाए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप सजेशंस लेते हैं, आप उतने ही ज्यादा फंसते चले जाते हैं। ठीक है जी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ज्यादा बड़े डिसीजंस हैं वो सिर्फ इसी वजह से खराब होते हैं कि हम उसमें बहुत ज्यादा लोगों से मशवरे लेते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अभी से अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए, और इनको फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की वजह से, इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, और अपनी जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं, जो भी आपके कैफ के पेपर्स हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए।